Hello guys, good morning to you. How are you dears? Today I am introducing you a new chapter of Rapidly English Speaking course, chapter 12. Here I am describing about use of will have, shall have with infinitive, अर्थात have और has का प्रयोग तथा had का प्रयोग मैं आपको कई बार पीछे बता चुका हूँ प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। अब मैं फ्यूचर टेंस में आपको किसी मजबूरी, आवश्यकता या अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए एक स्ट्रक्चर का प्रयोग सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको बताया गया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ और हैं आते हैं वो प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आते हैं वो पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं तथा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं ऐसे वाक्य फ्यूचर टेंस के होते हैं। तो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हम वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। अनिवार्यता, मजबूरी, आवश्यकता का बोध करने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना सीख रहे हैं। जैसे उसे घोसी जाना पड़ेगा। अब पड़ेगा यानी यहाँ कोई बाध्यता है, कोई मजबूरी है कि उसे घोसी जाना है। अब यही वाक्य अगर रहता उसे घोसी जाना है तो आप समझ जाते कि प्रेजेंट टेंस में है। यही वाक्य रहता उसे घोसी जाना था तब आप जान जाते कि यह वाक्य पास्ट टेंस में है। लेकिन यहाँ गा आया है, इसे आप समझ रहे हैं कि यह वाक्य फ्यूचर टेंस में है। अब इसी के आधार पर आपको यह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लस विल है या शैल है, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। सबसे पहले आप इस वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, किसको घुसी जाना पड़ेगा, कौन घुसी जाएगा, उसे यानी नॉमिनेटिव केस में आप लिखेंगे ही। अब ही के साथ अब हैज, इस स्ट्रक्चर में हैज का प्रयोग नहीं किया जाता है तो आप अब यह ही आपका सेकेंड पर्सन का करता है, क्योंकि सेकेंड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे और प्लूरल नाउन्स आते हैं और इनके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आपने विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, ही विल हैव। इसके बाद टू का प्रयोग किया क्रिया को इन्फिनेटिव रूप में लिखने के लिए। इन्फिनेटिव की पहचान हमने आपसे बता ही दिया है कि क्रिया के अंत में ना, ने, नी आएंगे तो क्रिया इन्फिनेटिव हो जाएगी। टू क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्या करना है, जाना है तो गो। अब आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, कहाँ जाना है, अर्थात कहाँ शब्द से हमें कर्म प्राप्त होता है, ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। घोसी का स्थान है तो आपने टू स्थान पहले लगाया, घोसी। ट्रांसलेशन बना वी हैव टू गो, अरे ही विल हैव टू गो टू घोसी। अब दूसरा वाक्य है मुझे धन कमाना पड़ेगा। यह हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति धन करने वाला है। तो धन सबको कमाना है लेकिन सही ढंग से कमाना है। और मुझे धन कमाना है पड़ेगा, यह मेरी बाध्यता है, मेरी मजबूरी है या अनिवार्यता है, आवश्यकता है। तब मुझे यहाँ विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना होगा। मुझे धन कमाना पड़ेगा तो मुझे का मतलब यह मैं कर्ता बना यहाँ पर नॉमिनेटिव केस के रूप में। आई के साथ बताया गया है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं, इनके साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। आई शैल हैव। अब क्या लिखेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब लिखेंगे।
इन्फिनेटिव का मतलब क्रिया के पहले टू लगाना। टू कमाना की अंग्रेजी होती है अर्न। आई शैल हैव टू अर्न, किसको कमाना पड़ेगा? धन को, अर्न मनी। ट्रांसलेशन हो गया, आई शैल हैव टू अर्न मनी, मुझे धन कमाना पड़ेगा। तुम्हें ताला तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ताला तोड़ना पड़ेगा। अब इस ट्रांसलेशन को बना रहे हैं तो तुम्हें क्या मतलब? यू सब्जेक्ट हो गया, यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ विल हैव का प्रयोग किया गया। विल हैव टू, तोड़ना का अंग्रेजी, कोमल चीज़ों को तोड़ने के लिए प्लग का प्रयोग करते हैं, कठोर चीज़ों को तोड़ने के लिए ब्रेक का प्रयोग करते हैं। यू विल हैव टू ब्रेक, किसको तोड़ना पड़ेगा? लॉक, लॉक इसका ऑब्जेक्ट है। हम यू विल हैव टू ब्रेक द लॉक। अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो अब हमें की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हम की अंग्रेजी वी होती है, वी के साथ शैल हैव चल रहा है, शैल हैव टू वर्क हार्ड। वी शैल हैव टू वर्क हार्ड का मतलब हुआ हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। अब यह ट्रांसलेशन आपको बनाना है, किसको मेरी आज्ञा मानना है? आपको। सब्जेक्ट पहले हुआ यू, माने आप और तुम होता है, यू के साथ विल हैव, अब क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, टू ओबे, मेरी आज्ञा, ओबे टू मी। यू विल हैव टू ओबे टू मी, मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। इस प्रकार आपने साधारण वाक्य देखा, इस प्रकार आप अनेक वाक्य बना सकते हैं। जैसे माता जी को कपड़े धोने पड़ेंगे, मेरी बहन को वहाँ जाना पड़ेगा, रमेश को मुझे भुगतान करना पड़ेगा, आपको यहाँ ही पढ़ना पड़ेगा। अर्थात आप इस प्रकार से अनेकों वाक्य बना सकते हैं और साधारण वाक्य बना करके आप अभ्यास कर सकते हैं। आप कह दिया हमने पिछले चैप्टर में कि आपको याद नहीं करना है बल्कि रिवाइज करना है। अब आप देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे इसी वाक्य को आप निगेटिव बनाना रहता है कि उसे घोषी नहीं जाना पड़ेगा, तो आप क्या करते? विल हैव के बीच में यहाँ नॉट का प्रयोग कर देते। जैसे यहाँ पर हमें उसकी मदद नहीं करनी पड़ेगी, तो हम लिख रहे हैं वी, अब इसके साथ शैल हैव का प्रयोग करना है मुझे, तो शैल के बाद क्या लिखेंगे? नॉट हैव लिखेंगे। वी शैल नॉट हैव, मदद करना का अंग्रेजी होती है टू हेल्प हिम। अब ट्रांसलेशन मेरा हो जा रहा है, वी शैल नॉट हैव टू हेल्प हिम, हमें उसकी सहायता नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह उसे यह दिन नहीं देखना पड़ेगा, उसे यह दिन नहीं देखना पड़ेगा, उसे किसे? उसे ही। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया, बहुत अच्छा बताया, विल। इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट, गुड, हैव, और क्या लिखेंगे? इन्फिनेटिव वर्ब टू सी। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, किसको? यह दिन, दिस डे। ही विल नॉट हैव टू सी दिस डे। इस प्रकार गाइस आप अनेक निगेटिव वाक्य बना सकते हैं। जैसे मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, उसे भीख नहीं मांगना पड़ेगा,
अनेक वाक्य बना सकते हैं। अब इस तरह आप फिर देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हमने एस नो टाइप का स्ट्रक्चर दिया है। सबसे पहले शैल या विल लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर इन्फिनिटिव वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अदर लिखेंगे। जैसे क्या मुझे उसे भूलना पड़ेगा, तो क्या से वाक्य शुरू हो गया है, तो क्या से शुरू वाक्य हुआ। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या से वाक्य शुरू है, यह प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए आप इसे प्रश्नवाचक वाक्य कह रहे हैं। और किस प्रकार का वाक्य कह रहे हैं, क्या से शुरू है इसलिए एस नो टाइप का है। तो इस प्रकार से आप बना रहे हैं। तो क्या के लिए सबसे पहले हमें अब वाट नहीं लिखना है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखना है, शैल या विल। तो मुझे यहाँ कर्ता बन रहा है, मतलब आई कर्ता बन रहा है, इसलिए आपने शैल लिखा, शैल आई। इसके बाद लिखा आपने हैव, शैल आई हैव। अब क्या करना है पड़ेगा, भूलना, टू फॉरगेट, शैल आई हैव टू फॉरगेट। किसको भूलना पड़ेगा, उसे, हर। शैल आई हैव टू फॉरगेट हर, क्या मुझे उसे भूलना पड़ेगा। क्या आज हमें बाजार जाना पड़ेगा, दूसरा वाक्य है। तो यहाँ हमें आया है, तो हमें क्या करेंगे आप, उसके अनुसार शैल, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, शैल वी टू गो मार्केट टुडे। शैल वी टू गो मार्केट टुडे। अब देखिए यह वाक्य है आपके सामने, तुम्हें किताब क्यों खरीदनी पड़ेगी। अब यहाँ क्यों सब वाक्य के बीच में आया है, इसलिए WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो WH में आपको कुछ नहीं करना होता है, स्ट्रक्चर यही प्रयोग किया जाता है यस नो टाइप वाला। लेकिन क्यों जो प्रश्नवाचक शब्द आता है और बीच में वाक्य के, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी होती है। अर्थात इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, और इसके बाद तुम्हें यहाँ यू कर्ता बन रहा है, यू के अनुसार विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, यही स्ट्रक्चर उतार रहे हैं, विल। और इसके बाद यू, वाई विल यू। अब खरीदनी है, टू बाई द बुक, वाई विल यू टू बाई द बुक। अब यह आपका वाक्य बना, तुम्हें किताब क्यों नहीं खरीदनी क्यों खरीदनी पड़ेगी। अगर यही रहता क्यों नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो आपको अब नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद यहाँ करना होता है। इस प्रकार गाइस आपने देखा, बहुत सुंदर ढंग से आपने समझा इसे, और बहुत समझने में भी आसान है। और डेली जो हमारा लाइफ है, इस लाइफ में यह अक्सर बोले जाने वाला शब्द है, अनेक बार हमें बोलना पड़ता है। अगर इस स्ट्रक्चर का अभ्यास कर लेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य सुंदर ढंग से बनाएंगे और आपको अच्छा लगेगा अंग्रेजी पर बोलना। सामान्यतः शैल का प्रयोग आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ, विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है। इस स्ट्रक्चर में हैज का प्रयोग नहीं किया जाता है। निगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग विल शैल के बाद किया जाता है, हैव के बाद नहीं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते समय शैल या विल को सब्जेक्ट के पूर्व प्रयोग किया जाता है। अब यही आपसे निवेदन है कि कम से कम हर प्रकार के स्ट्रक्चरों से 10-10 वाक्य अपने आसपास की वस्तुओं, अपने मित्रों, अपने परिवारजनों पर आधारित बनाएं 10 वाक्य, और उसे बोल बोल करके अभ्यास करें। आपका सहयोग मेरे लिए
बहुत ही उपयोगी रहेगा। और यह बात आपको सोचना है, इफ़ ही कैन स्पीक फ्लुएंटली वाई कैन नॉट आई। सोचना क्या है, इफ़ ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वाई कैन नॉट आई का मतलब, यदि दूसरा कोई फराटेदार अंग्रेजी बोल ले रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल पाऊँगा। यही भावना अपने अंदर रख लीजिए। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना। थैंक यू बार बार। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।